नमस्कार। डेली रोज के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। 5 प्रदेशों के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 फरवरी से चुनाव अपने 7 चरण में शुरू हो जाएंगे। लगभग 7 मार्च तक चुनाव चरण चलेंगे। 10 मार्च को काउंटिंग घोषित कर दी गई है। इसी चुनावी समर में हम आज पहुंचे हैं मथुरा के एक वरिष्ठ नेता विनोद अग्रवाल जी के पास, जिनसे कि हम जानेंगे कि क्या चुनावी तैयारियां अब शुरू होने जा रही हैं और किस तरीके से मथुरा में चुनाव का चक्कर घूमने वाला है। साथ ही हम जानेंगे कि मथुरा के लिए अब की बार कौन सही कैंडिडेट बीजेपी पार्टी की तरफ से लाया जाएगा। साथ ही उनसे चर्चा भी करेंगे बाकी की अन्य विधानसभा सीटों के बारे में। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आपको भी अपनी ओर से और सभी जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो भी शुभचिंतक हैं और देश के जो भी शुभचिंतक हैं, सभी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंग्रेजी के नववर्ष की शुभकामना, अपनी ओर से हार्दिक बधाई कि हम सभी इस कोरोना महामारी से निजात पाएँ, सुखी समृद्ध रहें और देश आर्थिक प्रगति करे, देश उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिसका कि अधिकृत देश है और सनातन देश भारत, जो कि सर्वश्रेष्ठ भारत देश, आर्थिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, हर प्रत्येक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ देश भारत अपनी पुनः उन्हीं शक्तियों को अर्जित करके पुनः अपनी सार्वभौमिकता स्थापित करे। चुनाव की तिथि आ चुकी है, चुनावी घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। मथुरा को लेकर, मथुरा की 5 विधानसभा सीटों को लेकर एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं सर? मथुरा में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 4 सीटें जीती थी। मेरा मानना है और स्पष्ट और दृढ़ विश्वास है कि इस बार 2022 के निर्वाचन में हम मथुरा जनपद की समस्त 5 सीटों को जीतकर और उत्तर प्रदेश में 3 से 25 का जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस बार मथुरा काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चुनावी कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन कयासों को आप किसी तरीके से इनकी पुष्टि कर सकते हैं? असल में ये कैंडिडेशन का जो विषय है, जो कैंडिडेट तय किए जाते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यहाँ से विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न प्रत्याशियों के, विभिन्न आवेदकों के नाम जिले के माध्यम से, क्षेत्र से होते हुए, प्रदेश से होते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाते हैं। वहाँ कार्यकर्ता की एक छवि को देखते हुए, उसकी विनेबिलिटी को देखते हुए, उसकी निष्ठा को देखते हुए कार्यकर्ता को तय किया जाता है कि किस कार्यकर्ता को हमको किस विधानसभा में लड़ाना है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करता है वह सभी कार्यकर्ताओं को मानना होता है। मेरा मानना है कि स्पष्ट मानना है कि इस बार भी पार्लियामेंट्री बोर्ड सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुनेगा निर्वाचन में जाने के लिए और जनता जनार्दन का उस कार्यकर्ता को आशीर्वाद प्राप्त होगा। योगी आदित्यनाथ जी के मथुरा चुनाव लड़ने के पीछे जिस तरीके की बातें हो रही हैं, कोई बीजेपी की पीछे रणनीति भी हो सकती है, या आप पिछले कार्यकाल जो रहा है यहाँ के विधायक का, उसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं? साथ के साथ क्या अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर और आगे आसपास के ज़िले की सीटों पर कोई असर हो सकता है? जैसा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वह पूरी 403 विधानसभाओं पर अपना निर्वाचन लड़ रहे हैं और ये वास्तविकता है कि हमारे मुख्यमंत्री सभी 403 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वह घोषित मुख्यमंत्री हैं। अगर क्या मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, तो उनका कथन कि मैं सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन संगठन या पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस सीट पर उनको चुनाव लड़ने के लिए निर्देश देता है वह उसका स्वागत करेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में अगर संगठन उनको निर्देश देता है कि उनको मथुरा से चुनाव लड़ना है, उनको अयोध्या से चुनाव लड़ना है, उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, जहाँ से भी उनको निर्देश मिलता है
जैसा कि उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि यही प्रक्रिया हमारी भारतीय जनता पार्टी में अपनाई जाती है कि जिस कार्यकर्ता को जहां से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया जाता है वो वहां से चुनाव लड़ता है। और संगठन की दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से वह भी एक कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं। मथुरा के विधायक के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से आंकते हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के सहित एक मथुरा के नागरिक होने के नाते। मथुरा के वर्तमान विधायक श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने कि अपने विभाग जो कि उनको मिला ऊर्जा विभाग, और एक चैलेंजिंग विभाग है, उसका दायित्व निभाने में, उसका परफॉर्मेंस देने में हमारे वर्तमान विधायक जी का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत उच्च कोटि का रहा। मुझे ध्यान है कि जब 2017 का निर्वाचन हुआ था, उससे पूर्व यहाँ बिजली की स्थिति प्रदेश में पूरे में क्या थी, और उनके निर्वाचन के बाद उनको जिम्मेदारी देने के बाद निश्चित रूप से बिजली की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ। और जो जिम्मेदारी उनको दी गई बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए, मैं मानता हूं कि उसमें उनको 100% अंक दिए जा सकते हैं। अगर उन्होंने इतने, आप जैसा बता रहे हैं कि काम किए हैं और ख़ास तौर पे अभूतपूर्व काम किए हैं बिजली और विद्युत को लेकर, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी का नाम ये जो चल रहा है, इसमें पीछे कुछ बीजेपी की अपनी सोच है? अब ये संगठन की विभिन्न कोणों से सोच रहती है, किस एंगल से वह किसी कार्यकर्ता का चयन करते हैं, बहुत से बिंदु उसमें होते हैं। अब हो सकता है कि किसी अन्य बिंदुओं को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चयन यहाँ से करने की बात चल रही हो, मुझे नहीं पता कि वो किस स्तर पर चल रही है और कहाँ तक चल रही है, लेकिन विभिन्न बिंदु होते हैं, उनमें कोई बिंदु लेकर हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ने का उनको मन बनाया जा रहा हो। और बाकी जो भी कार्यकर्ता, जिसको भी जो भी निर्देश मिलेगा, वो कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा या कहीं भी किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेगा। आपने जैसा कि बताया कि जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लगातार मीडिया में और प्रेस में ये बात चर्चा चल रही है, और उनके लगातार दौरे और मथुरा के लिए जो सौगातें दी जा रही हैं, उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो कि यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने भी ये रखा है पक्ष कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ें। आपके जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हरनाम सिंह यादव जी ने, उन्होंने भी पत्र लिखा है, तो और योगी जी ने भी ये कहा है कि अगर मुझे पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं इन सब दावों की और कयासों की पुष्टि भी होती दिख रही है। ऐसे में अगर चुनाव पर हम लोग जाएं तो मथुरा के लिए तकरीबन आधा दर्जन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग करी है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है। अगर ऐसे में क्या ये सोच तो नहीं है कि अगर योगी जी नहीं आते हैं तो फिर इस सीट के लिए घमासान तय माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होता है, और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता क्योंकि बहुत अधिक है, और हर कार्यकर्ता जो पार्टी में निरंतर रूप से काम करता है वह चाहता है कि उसको भी जनता की सेवा करने का अवसर मिले। उसी क्रम में वह अपने अधिकार को मांगता है, लेकिन हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व ये तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ पर लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। तो उसी क्रम में कार्यकर्ता दावेदारी करता है, और यह क्रम हमेशा से चलता आया है, कोई नया नहीं है। और मैं जहाँ तक अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात है, तो मैं स्वयं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और अपने आप को ब्रजवासियों का यह सौभाग्य होगा कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ें और श्री कृष्ण की जन्मभूमि से अपना एक संदेश दें कि वह श्री कृष्ण जी के एक योद्धा के रूप में, अनुयायी के रूप में वह यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना के लिए आगाज़ कर रहे हैं। 2017 में भी देखा गया था विनोद जी, और काफ़ी सारे लोगों ने दावेदारी की, और कहीं ना कहीं आपस में पार्टी के अंदर इस तरीके की चीज़ देखी गई, तो फिर श्रीकांत शर्मा जी को मथुरा विधानसभा सीट के लिए लाना पड़ा और चुनाव लड़ाया गया। उस समय भी काफ़ी लोगों ने दावेदारी की थी, मथुरा के लोग, यहाँ के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भी की थी। तो इस बार क्या नेता, अगर योगी जी आ जाते हैं ठीक है, कार्यकर्ता समझ सकता है,
अगर ऐसे में फिर से कोई और नेता लाया गया जिसको कि आप मानते हैं कि मथुरा से क्षेत्र में लगभग नहीं रहे हों, तो ऐसे में उनकी दावेदारी को पार्टी के यहाँ के मथुरा के कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे इस बार? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि ये बात सत्य है। वास्तविक बात यह है कि एक पार्टी की जब लोकप्रियता होती है तो स्वाभाविक रूप से दावेदार अधिक होते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर दावेदार अधिक आप कह सकते हैं, और यह कार्यकर्ताओं का नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन मथुरा में स्वयं इतने क्षमतावान कार्यकर्ता मौजूद है जो कि यहाँ से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं और अपनी जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम है। लेकिन जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लड़ने की बात है, तो यह हम सभी कार्यकर्ताओं को और सभी पूरे मथुरा वासियों का सौभाग्य होगा कि वह यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। विनोद जी, इसी में मैं आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मथुरा एक कह सकते हैं कि मथुरा और ब्रज पूरी भारत में क्या पूरी दुनिया में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। यहाँ मथुरा के साथ छाता, माठ, गोवर्धन और बलदेव 4 विधानसभा और इसके साथ जुड़ रही हैं। क्या इन 5 विधानसभाओं में अब की बार कोई महिला प्रत्याशी, 5 विधानसभाओं में कोई महिला प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि नेतृत्व ऐसा समझता है कि महिला प्रत्याशी को लड़ाना उचित रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रत्येक सर्वस्पर्शी पार्टी रही है। वह समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने में अपना विश्वास रखती है। उसमें महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जितने महिलाओं को हित में काम किए, शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर अनेक प्रकार के काम किए, उनको सुविधाएं दी। मैं मानता हूं कि यह भी विजन अगर आता है तो यह स्वागत योग्य होगा। और कहीं किसी भी क्षेत्र से हमारे पास अनेक महिलाएं जो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में हमारे पास मौजूद हैं, जो निरंतर काम कर रही हैं। हमारा नेतृत्व यदि उनकी विनेबिलिटी और उनकी कार्यक्षमता देखकर अगर उनको तय करता है तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी, और वह महिला नेत्री निश्चित रूप से विजयश्री को प्राप्त करते हुए समाज की सेवा में अग्रणी अपना स्थान प्राप्त करेगी। जो 4 विधानसभा पिछली बार बीजेपी ने 2017 में जीती थी, तो क्या 4 विधानसभा पर फिर से वही कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं या कोई नया चेहरा अब की बार किसी विधानसभा से होने के क्या पार्टी में ऐसी कोई चर्चा है कि नया चेहरा कोई सामने आ सकता है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है कि जिन कार्यकर्ताओं की या जिन जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी मापी जाती है, आकलन होता है, सर्वे होते हैं, विभिन्न प्रकार से वह फीडबैक लेते हैं। यदि उसमें कोई कमी आती है और वह आवश्यक समझते हैं कि किसी कार्यकर्ता को बदलना है, या कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जैसे कि हमारी पार्टी में उम्र का एक पैरामीटर लिया गया है, या गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो वह उसको प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। इन बिंदुओं को लेकर यदि कोई ऐसी चीज़ आती है तो बदला भी आ सकता है, और यह सब चीज़ें तय करने का अधिकार नेतृत्व को है, और निश्चित रूप से जो उचित होगा उसी को नेतृत्व तय करेगा। विनोद जी, आप जो सारी चीज़ें हैं वो नेतृत्व की तरफ ही डाल रहे हैं, हालांकि आपको ज़रूर थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रहती होगी अंदर खाने। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपकी बात को ही रखूँगा आगे। हाल ही में कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने एक ऐसी टिप्पणी की मंदिर को लेकर, जन्मभूमि मंदिर को लेकर, शायद आपके संज्ञान में भी वो जरूर आई होगी। उन्होंने कहा मंदिर कहीं और बने। हालांकि उसके बाद उन्होंने मीडिया में अपने जो है कि ये भी बयान दिए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो कांग्रेस मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट में आप मानते हैं कि सीधी टक्कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 लाख से अधिक वोटों से जीती थी, और जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन विधायकों को आप सभी जानते हैं, आप भी मथुरा के मूल निवासी हैं, कि उन्होंने अपने 4 कथित कार्यकाल में यहाँ शहर के लिए कुछ नहीं किया। एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काम किया। झूठ बोलने के अलावा, गप्प मारने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं रहा। मैं उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता आया हूँ, और यह जो उन्होंने टिप्पणी की कि कृष्ण जन्म मंदिर को
कहीं और बना देना चाहिए। इसी प्रकार की इन लोगों ने टिप्पणी राम जन्मस्थान को लेकर भी की, राम मंदिर को लेकर भी की। ये लोग वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए अपनी माँ के कोख को भी बदलने का मादा रखते हैं, माँ की कोख को भी ये बदल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनकी बातों को जनता गंभीरता से लेती है, ना मैं गंभीरता से लेना चाहूँगा। एक दो बयान और मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेसी तो हिंदू ही नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता मथुरा के, उन्होंने ये कह दिया कि जब बीजेपी या आरएसएस, खासतौर पर बीजेपी पे उन्होंने कहा कि ये लोगों के पास जब मुद्दे नहीं होते और जब ये चीज़ें नहीं संभाल पाते हैं तो इनके पास धर्म के अलावा कोई विकल्प चुनाव के लिए बचता ही नहीं है। नहीं, धर्म एक मनुष्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पेट के लिए रोटी आवश्यक होती है, मनुष्य के आत्मा की तुष्टिकरण के लिए धर्म भी आवश्यक होता है। मैं अधर्मी नहीं हूँ। जो लोग ऐसी बात करते हैं निश्चित रूप से वो अधर्मी है। और जहाँ तक उनके हमारे पंचायत अध्यक्ष जी ने कहा कि वह हिंदू नहीं है, उनका कहने का आशय ये नहीं है कि वह हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए, उनके विचार से वह हिंदू नहीं है, ऐसा उनको कहने का आशय रहा। और इस बात की मैं भी पुष्टि करता हूँ कि इन लोगों के विचार कम से कम हिंदू तो नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि आदमी पैदा कहीं होता है, उसके विचारों से ही उसकी पहचान होती है, और इनके विचार हिंदुत्व के तो नहीं है। ये बात कहकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। हाल ही में किसान आंदोलन चला, काफ़ी लंबे समय चला। यहाँ से पूर्व सांसद रहे जयंत चौधरी, हाथरस में उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। और इस बार अभी जो किसान आंदोलन हुआ पूरा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी और वो कानून भी वापस लिए गए जिनको कि वो काले कानून बता रहे थे किसान, तो वो मामला भी हल हो गया। ऐसे में लोकदल मथुरा में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए, मथुरा में लोकदल या कोई भी पार्टी भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। एक दो सीटों पर एक जाट समाज का प्रभुत्व है, और मैं समझता हूं कि उसको, जाट समाज को लोकदल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी एक सामान्य सोच बन गई है कि जाट समाज का मतलब लोकदल। लेकिन जाट समाज एकदम राष्ट्रवादी समाज है, और मैं समझता हूं कि देश की सेना में सर्वाधिक जिस समाज की सहभागिता एक समाज के रूप में अगर आंकी जाए तो सर्वाधिक संख्या जाट समाज की है। और सेना से ज़्यादा राष्ट्रवादी तो कोई हो नहीं सकता। और भारतीय राष्ट्रवादी इस पार्टी का अगर कहीं नाम लेंगे, आप ये कह दीजिए कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो सामान्य रूप से सभी विरोधी पार्टियां मान लेंगी कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो मैं समझता हूं कि उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टिकोण से जिस समाज को लोकदल से जोड़कर देखा जाता है वह गलत देखा जाता है। हमेशा वह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, सिद्धांतों के साथ रहा है, राष्ट्र के साथ रहा है। इस मायने में मैं मानता हूं कि जाट समाज, जिसको लोकदल का समर्थक माना जाता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वह चैलेंजिंग है, पिछले भी कई बार उनके साथ उन्होंने गठबंधन किए, एक जिस समाज को लेकर एक अपनी चौधराहट जो लोग दिखाते रहे हैं, जो परिवार दिखाता रहा है, लेकिन वह परिवार अपने ही क्षेत्र में पिछले चुनावों में हारता आ रहा है। और उन्हीं के क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के माध्यम से, जाट समाज के वोटों से ही लगातार जीतती आ रही है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जाट समाज लोकदल का है या लोकदल हमारे सामने चैलेंज करता है। विनोद जी, अब मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। हालांकि आपने कहा कि जाट समाज और लोकदल को जोड़ा, जबकि वो इन लोगों का कहना हमेशा था कि किसान मजदूरों की पार्टी है जिसमें जाट समाज का योगदान ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के बेटे थे वो, और जब हाथरस की घटना हुई थी तो आपने भी देखा होगा वीडियो, किस तरीके से पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठी चलाई थी। मैं उन अभी सवालों में नहीं जाऊंगा क्योंकि चुनावी समय के हिसाब से वो चीज़ें सामने आएंगी। विनोद अग्रवाल एक प्रमुख दावेदार के रूप में मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से, बिल्कुल, लगभग 30 साल से ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी में, और उससे पूर्व सन 72 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य के रूप में, मैंने बाल स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपना काम प्रारंभ किया।
और सन 90 से राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। आज लगभग मैं समझता हूँ कि 31 साल से अधिक मुझे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए मैंने पार्टी की सेवा की है, समाज की सेवा की है और मेरा अधिकार भी बनता है, मैं मानता हूँ। और पिछली बार भी मेरी दावेदारी रही थी और प्री पार्लियामेंट्री वोट तक मेरा नाम विचाराधीन था और मेरी तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं भी अपने दावेदारी कर रहा हूँ, अन्य कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसको हम सभी कार्यकर्ताओं को मानना होता है और मानेंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी मथुरा के वरिष्ठ नेता विनोद अग्रवाल, जो कि जिन्होंने कि बताया कि पिछले लगभग 30 साल से अधिक समय से बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर से मेहनत की है, ज़मीनी स्तर से काम किया है बीजेपी के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं। ऐसे में मथुरा से जब लोकल प्रत्याशी के लिए जब बात उठती है तो उसमें प्रमुख रूप से दावेदारी कर रहे हैं विनोद अग्रवाल जी और वो चाहते भी हैं कि उनको इस बार सेवा करने का, मथुरा वासियों की सेवा करने का मौका उनको दिया जाए। और साथ के साथ अन्य प्रत्याशी और भी हैं लोकल, मेरे हिसाब से और भी लोग हैं जो कि मथुरा के लोकल प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने दावेदारी की है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।